जी अस्सलामु अलैकुम बॉयज़। आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने फैच डिकोड साइकिल को डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो सारी समझ आई होगी। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में उसको रखते हैं। चूँकि हमने यूज़र जो कंप्यूटर को चलाने वाला है उसका और कंप्यूटर का आपस में इंटरेक्शन करवाना होता है। इसके थ्रू ही जो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो एक यूज़र जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशंस। अब यहाँ पे उसने कंपोनेंट्स की बात की है, तो कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी कंपोनेंट्स में। तो वो जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं उन सारों का आपस में इंटरेक्शन करवाना है, कंप्यूटर के साथ करवाना है, और उनके उनके थ्रू जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं वो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर को चलाया जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो चलती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एंड चेक्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये ही कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को, उनके कंपोनेंट्स को चेक करता है कि क्या वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहे हैं। इट मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग इनटू मेमोरी। तो वो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर के उसके बाद ये उनको परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाली जो डेड लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस। इंटरफेस बोलते हैं जो कि सामने चीज़ पड़ी हो, जो कि दो चीज़ों को आपस में जो है वो लिंकअप करे। तो ये एक इंटरफेस है जिसको कि हम सामने देख सकते हैं, देख कर मल्टीपल ऑपरेशंस हम उस पर उसके थ्रू करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि ये इंटरफेस होता है, एक ब्रिज होता है, लिंक होता है बिटवीन द कंप्यूटर यूज़र एंड दी हार्डवेयर। तो जो हार्डवेयर है ना, फॉर एग्जांपल जो मॉनिटर पड़ा हुआ है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो आप मॉनिटर का क्या करेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस चीज़ को आसान बनाता है कि मॉनिटर को आप इस्तेमाल कर सकें थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ भी ये डेड लाइन आपने कर लेनी है। द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात की, इंटरेक्ट का मतलब होता है कि उसने उसके साथ लिंकअप होना है। तो ये वाली जो डायाग्राम है इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इस डायाग्राम का सहारा लेना है। कंप्यूटर दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे यूज़र है, तो ये आपस में इनका इंटरेक्शन करवाता है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ जाती है, लिनक्स है, यूनिक्स है, सोलेरिस है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो फंक्शंस में बच्चों उसने कोई 8-9 फंक्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे इसके, लेकिन जो आपने इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इसके में से सिलेक्टिव करना है वो आप तकरीबन 5-6 कर सकते हैं, उससे भी गुजारा हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स दी फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला है बूटिंग। अच्छा, इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आपने कर लेने हैं, मैं आपको सारों को डिटेल में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले है बूटिंग। तो बूटिंग बच्चों, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करते हो ना, तो वो कंप्यूटर जो है वो ऑन एंड ऑफ जो होता है, वो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको दोबारा से लोड करता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। उसमें वो चेक करता है कि कहीं कोई मसला तो नहीं आ रहा कंप्यूटर में। तो फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है तो आप क्या करते हैं, आप उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूट करना, दोबारा से रीस्टार्ट करना, चेक करना सारी चीज़ें। बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द कंप्यूटर टू वर्क। ठीक है, यहाँ तक आप इसको बल्कि ये लाइन भी कर लें, इट चेक्स द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस दौरान कंप्यूटर को चेक करता है क्या वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है चीज़ों को। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में आप जो फाइल्स बनाते हो, सी होती है, ई होती है, एफ़ होती है, वो सारी जो फाइल्स होती हैं
उनमें जो आप करते हो उसके अलावा अगर मेन मेमोरी की बात करें तो भी जो सीपीयू और मेन मेमोरी का इंटरेक्शन होता है उसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसकी हेल्प आउट करता है उसको। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो कहता है कि बहुत अहम है मेमोरी मैनेजमेंट। डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा एग्जीक्यूट इन मेमोरी एट अ टाइम। तो यहाँ भी ये बात वो करता है कि इन मेमोरी अ टाइम, तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप एक टाइम पे मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। उनकी स्केजुलिंग कैसे होनी है, कौन पहले चलेगा कौन बाद में चलेगा, कौन सा कम टाइम लेगा कौन सा ज़्यादा लेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। द प्रोग्राम्स में मिक्स विद ईच अदर, देयर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ देर इज़ नो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो सारा कुछ ही मिक्स हो जाएगा। तो ये लाइन बेशक आप निकाल दें, ये वाली जो है, इसके अलावा आप ये वाली कर सकते हैं, द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल देयर। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। ये चीज़ हम इधर भी पढ़ चुके हैं कि जो भी आपने प्रोग्राम चलाना है उसका जो डेटा है वो सबसे पहले मेमोरी में लोड किया जाएगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। और ये चीज़ जो है हम फेच डिकोड साइकिल में पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो इसको आप को मुश्किल नहीं होना चाहिए ये चीज़। अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इन द मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो एग्जीक्यूट होने से पहले उसको मेमोरी में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम provides the facility to load programs in memory easily and then execute it। तो इसको जनाब आप काट दें, इतना इनफ है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी, जो आपने जो इम्पोर्टेंट डेटा कंप्यूटर में रखा हुआ है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको जो है वो सिक्योर करता है। आप उस पर फायरवॉल लगा सकते हैं, उसको पासवर्ड लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड फाइल बना सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड फाइल बना सकते हैं, रीड ओनली फाइल बना सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अननोन पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। द डेटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स द डेटा stored on the computer from illegal use, modification and deletion। आपने किया होगा ना, मोबाइल में भी आप प्राइवेसी लगा लेते हो कि कोई भी एप्लीकेशन जो है वो हमारी परमिशन के बगैर जो है वो इंस्टॉल ना हो। कई लोगों ने लगाया होता है पासवर्ड, तो ये चीज़ आप कर सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है आपके मोबाइल में, ये फैसिलिटी देता है ये। फिर है डिस्क मैनेजमेंट। यही जो मैंने बात की थी, CE और D वाली डिस्क जो होती हैं वो आप जो उसकी स्पेस बनाते हो 250 100 GB और वो सारी जो है ना वो आप करते हो ना उसको प्रॉपरली हार्ड डिस्क को, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द डिस्क स्पेस, इट मैनेजेस द स्टोर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स इन अ प्रॉपर वे। तो आपको पता है वहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। फिर है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये बात भी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि जब आपने प्रोसेस को, वो प्रोग्राम्स ही हैं फॉर एग्जांपल, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। प्रोग्राम, प्रोसेस और सॉफ्टवेयर वो एक ही चीज़ें होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। CPU कैन परफॉर्म वन टास्क एट वन टाइम। ठीक है, एक टाइम पे एक परफॉर्म करता है CPU। इफ़ देर आर मैनी टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम विच डिसाइड विच टास्क शुड गेट इन द CPU। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्केजुअलाइज करता है। फिर है डिवाइस कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल डिवाइसेज अटैच्ड to the computer. The hardware devices are controlled with the help of small software called device drivers। तो ये जो आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपके कंप्यूटर के साथ, उनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। वो आपको पता है डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जिनको वो ऑटोमेटिकली आप इंस्टॉल कर लेते हो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, या उसको क्या कहते हैं, विंडो इंस्टॉल करते हो। तो वो जब आप नेट कनेक्ट करते हो तो वो खुद ही उसको इंस्टॉल कर लेता है जी। इसके बाद है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स प्रिंटिंग फंक्शन। इफ़ अ यूज़र इशूज़ टू प्रिंट कमांड्स एट अ टाइम, इट डज नॉट मिक्स डेटा ऑफ दीज फाइल एंड प्रिंट्स देम सेपरेटली। जब आप दो फाइल्स को एक ही टाइम पे दे देते हैं प्रिंटर को कमांड, तो ये सारी बात स्केजुलिंग की हो रही है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप एक ही याद कर लेते हैं ना, ये वाली मेमोरी मैनेजमेंट वाली, तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, इसकी भी समझ आ जाएगी, इसकी भी समझ आ जाएगी और
इसकी भी समझ आ जाएगी। ये 4-5 चीज़ें आपको एक ही पैराग्राफ में वो सारी मिल जाएंगी, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको मेमोरी मैनेजमेंट वाले को करने की। प्रोवाइडिंग इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यूज़र इंटरफेस कंट्रोल्स हाउ यू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। वही ये जो आप एंट्री करते हो और आउटपुट आती है स्क्रीन पे, सारा कुछ आप क्लिक करते हो और वो आगे आगे स्टेप्स बाय स्टेप्स आते जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरफेस के थ्रू ही आप करते हो। आपको सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो आप वो काम करते हो। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, एक कमांड लाइन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसको GUI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर माउस को हिलाएं आपको एरर बोल दिया, एरो नज़र आ रहा होगा, फिर सॉफ्टवेयर्स के आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर जो है ना आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ विजुअल एनवायरनमेंट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कि आपको सामने नज़र आने वाला एक एनवायरनमेंट होता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। इट यूजेस विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशूज़ कमांड। तो आपको वो सारे चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही होती हैं सामने, जिन पे आप क्लिक करके सेलेक्ट करके काम कर सकते हो। कमांड लाइन में जनाब आपको मुख्तलिफ कमांड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। कोई भी काम आपने परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक कमांड होगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो आप लिखेंगे तो कंप्यूटर वो काम करेगा, उसको पता चलेगा। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। थोड़ी सी भी कमांड चेंज हुई तो आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो इसके बाद जो है वो है हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस। उसमें क्या क्या चीज़ आती है? अच्छा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कोई ना कोई किसी ना किसी लैंग्वेज में वो लिखे गए होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को लिखा गया होता है। लैंग्वेज की अगर बात करें तो कंप्यूटर के साथ अगर आपने बातें करनी है या कंप्यूटर के साथ बातें करने का मकसद मतलब इसका मीनिंग ये है कि कंप्यूटर से आपने कोई काम करवाना है तो आपको ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे। उसके लिए जो है वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट अप्रोचेज़ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वो वाली जो अप्रोचेज़ होती हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उन्होंने डिफ़ाइन की होती हैं। जब आप वो अप्रोचेज़ यूज़ करते हो तो फिर कंप्यूटर को पता चलता है कि मैंने कौन सा काम करना है। तो वो कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। उनको सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं आप। इट इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। वही बात दोबारा कर दी कि कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जो गुफ्तगू है उसको जनाब आसान करने के लिए आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। अ लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर अवेलेबल। यहाँ तक कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद उसकी जो टाइप्स हैं 2 हैं, हाई लेवल और लो लेवल। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसको कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इस लो लेवल लैंग्वेज को हम 01 लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसको कि बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। यही वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जो कि 01 की फॉर्म में होती है। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। हमारी समझ में वो आने वाली नहीं होती, वह हर बंदा उसको नहीं समझ सकता कि ये लैंग्वेज क्या इसका मीनिंग है, इसलिए वो फार फ्रॉम ह्यूमन होती है, मतलब हमसे दूर होती है। द टू लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज जो है ये है 01 की फॉर्म में, और ये असेंबली लैंग्वेज जो है इसमें स्पेशल निमोनिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कमांड्स होती हैं स्पेशल जिनको आप यूज़ करते हुए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये भी प्योरली लो लेवल लैंग्वेज नहीं होती, ये थोड़ा सा उससे अपर लेवल पे होती है, थोड़ा सा अपर लेवल पे होती है, लेकिन ये भी मुश्किल होती है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग ख़ास जो है वो लो लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। मैंने पहले भी बात की कि 01 की फॉर्म जो होती है वो बाइनरी फॉर्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है।
इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि फंडामेंटल लैंग्वेज कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है, वो आपने बता देना कि मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। अब मैंने आपसे बात की थी कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो प्योर मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको कि हम लोग असेंबलर बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन। अच्छा, हम असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो असेंबली लैंग्वेज जो है इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लेवल लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। तो यहाँ पे जो है वो बाइनरी कोड इस्तेमाल नहीं होता, मतलब 0 1 इस्तेमाल नहीं होता, सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से सिंबल्स हैं? दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, उनको निमोनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सब, पीछे आप एक मूव की कमांड पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद हो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में हमने एक मूव की कमांड यूज़ की थी, मूव AX,0। अब ये रजिस्टर है, तो ये असेंबली लैंग्वेज की कमांड है, वो उसको कहती है कि आप 0 को इसमें सेव कर दो। ठीक है, तो ये आप ये भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू सबट्रैक्ट 2 नंबर्स। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सब AH,AL, तो ये सब का मतलब है कि रजिस्टर AH में से AL को माइनस करो और जो बाकी वैल्यू आएगी वो AH में सेव करवा दो। तो इसमें ये चीज़ है। उसके बाद है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज है जो कि आम इंसानों को भी समझ आने वाली होती है, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ नहीं आती। ठीक है, कंप्यूटर को समझाने के लिए आपको फिर ट्रांसलेटर चाहिए होता है। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांसलेटर्स चाहिए हमें। पहले इसको पढ़ते हैं। टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, कि जो ह्यूमन के करीब होती है उसको हम हाई लेवल बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो आसान होती हैं, हमारे करीब होती हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक, तो उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स ही होते हैं। सच एज इनपुट। अब इनपुट का आपको मतलब है कि कुछ देना, प्रिंट का मतलब है कि प्रिंट करना किसी चीज़ को। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें बेसिक है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जावा, कोबोल, फोर्ट्रन। तो इनमें से कोई 1 2 एग्जांपल आप कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी जो बच गया है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, तो ये इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और दूसरी चीज़ें। तो हमारा चैप्टर इंशाल्लाह एंड अप हो जाएगा कल परसों तक। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। जो भी आपको इसमें कोई क्यूरी हो, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या ग्रुप में कोई भी जो आपको क्यूरी है उसके रिगार्डिंग आप मैसेज कर सकते हो।